हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के मॉड्यूल बी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो हमने ऑलरेडी एक पार्ट कवर किया था रिलेटेड टू द अप्रेजल्स एंड असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज एंड साथ ही साथ वी कवर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग पार्ट 1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द सेकंड पार्ट फॉर द सेम चैप्टर्स। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। और अगर फर्स्ट पार्ट को अभी तक गो थ्रू नहीं किया तो उसको भी फटाफट से गो थ्रू कर लीजिए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको आईईआईएफएस, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम के भी वीडियो क्वेश्चंस और पीडीएफ्स मिल जाएं, तो उसके लिए आप जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। लिंक आपको टॉप लेफ्ट साइड पर मिल जाएगा iibf.info/app। और अगर आप iOS यूजर हैं तो ORG कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज GEGKT। ठीक है, तो जल्दी से कीजिएगा इंस्टॉल एप्लीकेशन को एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। चलिए आज का सेशन हम करते हैं स्टार्ट। एंड द क्वेश्चन नंबर 11 इट सेज, ड्यूरिंग द अप्रेजल ऑफ अ टर्म लोन फॉर अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस related to engaging foreign technicians for plant setup and the subsequent training of local staff abroad. According to the standard project financing principles, how should these specific expenses be treated? तो ये जो specific expenses हैं, इनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा वो हमने बताना है। एंड एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जिससे रिलेटेड ये कॉस्ट के बारे में बात की गई है। सो वी नीड टू आंसर अकॉर्डिंगली। ऑप्शंस दी गई हैं, दे शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड फंडेड इंटायरली फ्रॉम द प्रमोटर्स कैपिटल। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लेजिटिमेट एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट को सेटअप करना है तो डेफिनेटली इसको टोटल कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी सेज दे शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट बट आल्सो ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो डेफिनेटली दिस इज ट्रू, बिकॉज जब एक्सपेंसेस करते हो रिलेटेड टू फॉरेन टेक्नीशियंस को बुला लिया या फिर ट्रेनिंग करते हो इंडियन टेक्नीशियंस की अब्रॉड में, लाइक दीज आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट। लेकिन साथ के साथ इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कंसीडर किया जाता है। एंड ये जो डुअल ट्रीटमेंट है ना, ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड अप्रेजल की न्यूएंस को बचाने के लिए किया जाता है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज बीइंग डन, राइट? सो कैपिटलाइज्ड किया जाएगा इनको एज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है, उनको रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते हो। दीज आर द प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, राइट? प्रोजेक्ट कॉस्ट में जाएंगे। एंड फंडिंग सोर्स की बात करें तो नॉर्मली फाइनेंस किया जाएगा, टर्म लोन के पार्ट की तरह इसको फाइनेंस किया जाएगा, राइट? एंड अगर जो ट्रेनिंग है या टेक्नीशियन कंपोनेंट है वो सिग्निफिकेंट है तो उसे एक सेपरेट आइटम की तरह आप शोकेस कर सकते हो इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट, राइट? दैट कैन बी डन। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 12। It says a commercial bank is sanctioning various types of loans and has recently adopted the MCLR framework for the pricing purposes. तो एक कमर्शियल बैंक है, सैंक्शन कर रहा है अलग अलग तरह के लोन को एंड रिसेंटली उसने अपने आप को अडॉप्ट किया टू द एमसीएलआर फ्रेमवर्क प्राइसिंग के पर्पस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट फैसिलिटीज वुड अंडर द स्टैंडर्ड रेगुलेटरी गाइडलाइंस बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम बीइंग प्राइस्ड बेस्ड ऑन द पब्लिश्ड एमसीएलआर, जो एमसीएलआर के बेस पर नहीं होंगे? देखो, जो आपके फिक्स्ड रेट लोन्स होते हैं वहां पर एग्जेम्पशन होती है, जहां पर लोन अगेंस्ट डिपॉजिट है वहां पर भी एग्जेम्पशन है। अगर स्टाफ लोन की बात करें, जैसे कंसेशनल स्टाफ हाउसिंग लोन्स हैं, व्हीकल लोन्स हैं, वहां पर भी एमसीएलआर लागू नहीं होगा। जो स्पेशलाइज्ड रीफाइनेंस स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की बाय द स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक नाबार्ड रीफाइनेंस है या सिडबी के द्वारा या एनएचबी के द्वारा, वहां पर भी एग्जेम्पशन होती है, राइट? अब ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं। 5 year टर्म लोन फॉर अ लार्ज कॉर्पोरेशन फॉर कैपिटल एक्सपेंशन, a cash credit facility renewed for the established manufacturing crime, a loan sanctioned to a bank employee as per the staff welfare scheme, a 1 year working capital loan linked to the bank's 6 month MCLR। जो 5 साल का एक लोन दे रहे हो बड़े कॉर्पोरेट को, वो तो एक स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टर्म लोन है, तो डेफिनेटली उसको एमसीएलआर के दायरे में हम कवर कर सकते हैं। तो ये तो कवर होगा, राइट? एंड ऑप्शन बी इट सेज अ कैश क्रेडिट फैसिलिटी रिन्यूड, वो भी आपकी एमसीएलआर में कवर्ड होगी। अ लोन सैंक्शन टू अ बैंक एम्प्लॉय दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द एमसीएलआर, वो एमसीएलआर में कवर नहीं होगा।
A 1 year working capital link loan linked to the bank's 6 months MCLR, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी ठीक है. सो हमने ये बताना था कौन सा कवर नहीं होगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है जी. चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 13. A credit monitoring team at a bank uses a standardized set of forms known as CMA data to analyze the loan proposal. तो एक क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम है बैंक की जो इस्तेमाल करती है कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डाटा का. ठीक है. तो ये जो स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ डाटा फॉर्म्स है इसको हम कहते हैं सीएमए डाटा के नाम से जाना जाता है. सो एज टू एनालाइज अ लोन प्रपोजल टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल एंड projected view of the company's profitability and the operational efficiency, which specific form would be team primarily referred to. कौन से फॉर्म को रेफर करेंगे उसके बारे में हमने बताना है. रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. सी वी आर हैविंग द 6 टाइप ऑफ फॉर्म्स. मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं so that it's easier to remember. So it is form 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है. सो दीज आर द 6 फॉर्म्स हियर. तो जो फॉर्म 1 है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू पर्टिकुलर्स. ये बोरोअर के जो पर्टिकुलर्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है. फॉर्म 2 जो है वो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, यानी कि जो पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्शंस के बारे में बताएगा. ये हमें बताएगा पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्शन. जो कोई भी प्रोजेक्शन है, परफॉर्मेंस है, उनके बारे में बताएगा. तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो डेफिनेटली जो फॉर्म 2 है, फॉर्म 2 जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर है. ठीक है. क्योंकि यहां पर यही पूछा गया कि जो कंपनी के हिस्टोरिकल एंड प्रोजेक्टेड व्यू के बारे में बताएगा, तो प्रोजेक्शंस के बारे में फॉर्म 2 बताता है. सो फॉर्म 2 विल बी द आंसर. अच्छा, फॉर्म 3 जो है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? फॉर्म 3 इज रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट. इट इज रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट. ठीक है जी. एंड फॉर्म 4 की बात करें दैट्स बेसिकली अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज की. ये करंट एसेट्स एंड जो लायबिलिटीज हैं उनकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है. ठीक है. एंड फॉर्म 5 जो होता है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू एमपीबीएफ की कैलकुलेशन होती है. सो दिस इज रिलेटेड टू एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस की कैलकुलेशन करते हैं उसके हिसाब से. एंड जो फॉर्म 6 होता है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू फंड फ्लो स्टेटमेंट. ये फंड फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में होता है. सो फॉर्म 1 इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर्स, फॉर्म 2 इज रिलेटेड टू प्रोजेक्शंस, फॉर्म 3 इज रिलेटेड टू एनालिसिस बैलेंस शीट, फॉर्म 4 is related to comparison of assets, current assets and current liabilities, form 5 is related to MPBF and form 6 is related to fund flow statement, right? So ये यहाँ पर होता है जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस करते हैं बताते हैं. सो दैट विल बी इट. सो आपको आंसर पता लग चुका है. ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर आंसर रहेगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 13. चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. द कानन कमेटी रिकमेंडेशंस प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर असेसिंग वर्किंग कैपिटल. तो कानन कमेटी ने बताया एक अल्टरनेटिव मेथड बता दिया कि वर्किंग कैपिटल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलरली फॉर सर्टेन टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज. व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड द कैश बजट सिस्टम रिकमेंडेड बाय दिस कमेटी. तो कैश बजट सिस्टम के बारे में रिकमेंडेशन जो थी उसके बारे में क्या कहना है उसके बारे में वी नीड टू आंसर. सी ट्रेडिशनली जो इंडियन बैंक्स थे ना वो वर्किंग कैपिटल को असेस करते थे जो टंडन कमेटी के मेथड है ना, मेथड 1 2 3 उनका इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन करते थे. राइट. एंड इसमें भी टंडन कमेटी के मेथड्स में भी जो मेथड 1 एंड 2 है वो है अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मेथड 3 को ड्रॉप कर दिया था आरबीआई ने. राइट. लेकिन जो कानन कमेटी है जो 1997 में इन्होंने रिकमेंड किया कि इंडस्ट्री के हिसाब से लाइक जो सीजनल इंडस्ट्री है वहां पर ये कहते हैं कि आप जो कैश बजट सिस्टम होगा वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सीबीएम जिसको हम कह देते हैं. ठीक है. कैश बजट मेथड जहां पर जैसे हमने पढ़ा भी था कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के फर्टिलाइजर टेक्सटाइल से लेकर के, बिकॉज दैट्स अ सीजनल इंडस्ट्री. ठीक है. यानी कि जो आप असेसमेंट करते हो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की वो प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के ऊपर बेस्ड होगी, स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर. लेट्स से आप बैलेंस शीट रेशियोज के ऊपर डिपेंड नहीं करोगे, आप देखोगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर जो कैश इनफ्लो है कैश आउटफ्लो है वो कितना है, कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे. राइट. तो यही चीज होती है कि जो यूनिट है वो प्रिपेयर करता है अपने एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज को, एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज को, यानी कि एक्सपेक्टेड कैश रिसीट्स कितनी है और कैश पेमेंट्स कितनी है. अब सरप्लस पीरियड के दौरान एंड डेफिसिट पीरियड जो होंगे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे. बैंक जो है पीक डेफिसिट के हिसाब से फाइनेंसिंग कर देगा. ठीक है. पीक डेफिसिट के हिसाब से फाइनेंसिंग कर देगा. दैट इज द फंडा. राइट.
सो ऑप्शन 8 सेज टू एंश्योर द बोरोस कंट्रीब्यूशन इज एटलीस्ट 5%, ऐसा कोई फंडा नहीं है। ये जो बोरोस कंट्रीब्यूशन है ये तो किसका है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू 5% की किस में रहती है, नायक कमेटी मेथड में रहती है। जो नायक कमेटी मेथड है उसमें 5% की रहती है। ऑप्शन बी टू कैलकुलेट द परमिसिबल बैंक फाइनेंस टेकिंग अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, दिस इज रिलेटेड टू टंडन कमेटी मेथड, एमपीबीएफ का मेथड है ये, ठीक है, ये एमपीबीएफ का मेथड है। एंड ऑप्शन सी टू प्रोजेक्ट ऑल रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स ओवर अ पीरियड एंड हैव द बैंक फाइनेंस द मैक्सिमम क्यूमुलेटिव डेफिसिट एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज रिलेटेड टू द सीबीएम मेथड। ये सीबीएम मेथड से रिलेटेड है, यानी कि कैश बजट मेथड से रिलेटेड है, व्हिच वाज गिवन बाय द कानून कमेटी 1997 recommendations, right? So option C is the correct answer for the question number 14. Now let's have a look at the question number 15. Question number 15. A bank is assessing a borrower who has defaulted on a loan. तो बैंक बेसिकली असेस कर रहा है एक बोरोर को जिन्होंने डिफॉल्ट किया है लोन के ऊपर, राइट? द इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट द बोरोर डाइवर्टेड द सैंक्शन फंड्स फॉर पर्पसेस अदर देन what was stated in the loan agreement despite the business itself being financially viable. ठीक है, चाहे वो बिजनेस सही से चल रहा है लेकिन जो फंड्स दिए गए थे जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस का ना इस्तेमाल करते हुए कहीं और पर इस्तेमाल किया गया है। हाउ वुड दिस टाइप ऑफ डिफॉल्ट बी क्लासिफाइड एंड व्हाट डज इट प्राइमरली रिफ्लेक्ट, एंड क्या चीज वो रिफ्लेक्ट करेगा उसके बारे में वी नीड टू आंसर। देखो इसको बेसिकली क्या माना जाएगा, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस फेलियर, नो, बिजनेस फेलियर नहीं माना जाएगा, राइट? लेकिन हाँ, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, वी विल बी कंसिडरिंग इट टू बी अ विलफुल डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट कंसीडर किया जाएगा। अगर हम आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से भी देखें, विलफुल डिफॉल्ट तब होता है जब किसी बोरोर की कैपेसिटी है पे करने की, फिर भी वो रीपे नहीं करता, या फिर फंड्स जो होते हैं उनको डाइवर्जन किया जाता है या उनको साइफरिंग ऑफ किया जाता है फॉर द पर्पस अदर देन द सैंक्शन पर्पस, या जो एसेट परचेज किए गए थे उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए फाइनेंस अवेल किया गया था, या फिर अगर बोरोर जो है वो सिक्योर्ड एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर देता है बिना इन्फॉर्म किए हुए लेंडर को। अगर ये चारों में से कोई भी चीज होती है तो हम कहते हैं कि एक विलफुल डिफॉल्ट हुआ है, राइट? तो प्राइमरली यहां पर भी यही चीज है कि एक इंटीग्रिटी इशू है बोरोर से रिलेटेड रेदर देन द फाइनेंशियल इनकैपेसिटी, अगर इस केस के हिसाब से देखें, क्योंकि उसके पास पैसा तो है, बिजनेस वायबल तो है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स हुआ है, तो विलफुल नेग्लिजेंस बेसिकली लोन की टर्म्स में तो दिखती है, तो स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए और लीगल एंड पीनल एक्शन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शंस देखते हैं। बिजनेस फेलियर का डिफॉल्ट तो नहीं है, कैपेसिटी रिलेटेड डिफॉल्ट भी नहीं है, विलफुल डिफॉल्ट है क्योंकि लैक ऑफ इंटीग्रिटी को शोकेस करता है ऑन द पार्ट ऑफ द बोरोर, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 16. It says an importer requests their bank to issue a letter of credit. तो एक इंपोर्टर है यानी कि एप्लीकेंट है, वो एक रिक्वेस्ट करता है अपने बैंक को कि लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया जाए इन फेवर ऑफ द ओवरसीज सप्लायर। द बैंक इशूज अ लेटर ऑफ क्रेडिट विच इज एन अंडरटेकिंग ऑफ द सप्लायर। What is the primary and unconditional obligation of the issuing bank under the letter of credit? देखो इशूइंग बैंक जो होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करता है और एक वो अंडरटेकिंग देता है, इंडिपेंडेंट, इररिवोकेबल, अनकंडीशनल उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है टुवर्ड द बेनिफिशियरी यानी कि ओवरसीज जो सप्लायर है उसके अगेंस्ट। एप्लीकेंट जो होता है वो इंपोर्टर होता है और जो बेनिफिशियरी होता है वो एक्सपोर्टर होता है। एप्लीकेंट जाएगा बैंक के पास और लेटर ऑफ क्रेडिट को करवाएगा ओपन, जो बैंक ओपन करता है लेटर ऑफ क्रेडिट को उसको ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक कहते हैं। इस केस में भी वही चीज है। अब ये जो ओपनिंग बैंक है जो लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर रहा है ये एक अंडरटेकिंग देता है इंडिपेंडेंट, इररिवोकेबल, अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन के साथ कि इन केस अगर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन की जाती है बेनिफिशियरी के द्वारा, कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर उसके हिसाब से सब चीजें की जाती हैं बेनिफिशियरी के द्वारा, तो इशूइंग बैंक जो है वो पेमेंट करेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी पेमेंट करने की।
ये चीज होती है, राइट? यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑनर किया जाएगा फॉर द एक्सेप्टेंस और नेगोशिएशन पर्पसेस। वो डिपेंड करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट की टाइप क्या है, प्रोवाइडेड की जो बेनिफिशियरी ने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए हैं वो स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस है इन टर्म्स ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट? So that's the main thing. So option 8 says to guarantee the quality of the goods. तो quality of goods तो है ही नहीं, क्योंकि letter of credit में the banks do deal with the documents and not with the goods, right? So option A is not correct. To make payment to the supplier only after the importer has sold the goods, this is not the thing. To verify the importer has sufficient funds before honoring the documents, no. To make an unconditional payment to the supplier upon presentation of the documents that conform with the letter of credit's terms and conditions, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर है चीज? काइंडली कंफर्म कर दें। अगर कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द पर्टिकुलर पेपर ऑफ जेआईबी, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A company's financials show an average stock of work in progress of 40 lakh rupees. तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 40 लाख का है। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 720 लाख की है। बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द ऑपरेटिंग साइकिल, व्हाट इज द WIP कन्वर्जन पीरियड फॉर दिस कंपनी एज्यूमिंग अ 360 डे ईयर? अगर 360 दिन का साल मानते हैं तो उसके हिसाब से WIP कन्वर्जन पीरियड कितना होगा, डेट वी नीड टू आंसर। ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है एंड बतानी है। सो WIP कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द WIP कन्वर्जन? काइंडली डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट। WIP कन्वर्जन, इफ वी लुक एट व्हाट इज द फॉर्मूला, देखो अगर हम WIP कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो ये सिंपल फॉर्मूला याद रख लो। WIP कन्वर्जन दैट वुड बी इक्वल टू एवरेज WIP इन्वेंट्री, जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री है वर्क इन प्रोग्रेस की, राइट? वो इन्वेंट्री हो जाएगी डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 360 के साथ, नंबर ऑफ डेज इन ईयर के साथ। दैट इज इट। अब आपको एवरेज WIP कितना दिया हुआ है? दैट इज गिवन टू बी 40 लाख, तो ये 40 हो गया। एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है? दैट इज गिवन टू बी 720 lakhs, तो ये 720 हो गया। मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 360, सो ये 1 2 20, सो इट इज 20 डेज। कितना आ जाएगा ये? 20 डेज आ जाएगा, ठीक है? तो WIP कन्वर्जन पीरियड जो होगा कंपनी का वो 20 दिन का है, दैट इज फॉर 20 डेज हेयर, राइट? तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? बाय डिवाइडिंग द एवरेज स्टॉक ऑफ WIP विद द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ कर देते हो डिवाइड, एंड दैट बेसिकली यू नीड टू मीन कैलकुलेट कि किस तरह से आप कैलकुलेशन करते हो। क्लियर है जी चीज? ठीक है जी। तो आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन बी, 20 डेज। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। So question number 18, it says a corporation is importing heavy machinery from Germany, right? And has agreed that the supplier to pay purchase price in 8 equal quarterly installments after the machinery is shipped. After the machinery is shipped, 8 equal जो quarterly installments है उसमें पेमेंट की जाएगी। To provide assurance to the German supplier for this stream of future payments, what specific type of non-fund based facility should be corporation's bank issue? तो कॉर्पोरेशन का जो बैंक है वो किस तरह की फैसिलिटी को इशू करेंगे? परफॉर्मेंस गारंटी, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, फाइनेंशियल गारंटी, या फिर डेफर्ड पेमेंट गारंटी? देखो परफॉर्मेंस गारंटी इशू की जाती है उन सिनेरियोज में जहां पर किसी चीज से रिलेटेड परफॉर्मेंस हो। लेट्स से कंप्लीशन करनी हो किसी कंट्रेक्चुअल टास्क की, लेट्स से कंस्ट्रक्शन करनी है ब्रिज की, यहां पर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो डेफिनेटली इट्स नॉट द केस ऑफ द परफॉर्मेंस गारंटी। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट जो होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू द बैंक गारंटी, वो बैंक गारंटी का इक्विवेलेंट माना जाता है, राइट?
बट हेयर इन दिस केस इट्स नॉट रिलेटेड टू सिंगल अमाउंट ऑफ मनी जिसके लिए गारंटी देनी है, इट्स रिलेटेड टू स्ट्रीम ऑफ इनफ्लोज। टोटल 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं जिनके लिए गारंटी देनी है। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल गारंटी भी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल गारंटी सिर्फ एक आपके अमाउंट को सिक्योर करती है, यहां पर 8 बार पैसा आना है। सो अकॉर्डिंगली जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज डेफर्ड पेमेंट गारंटी। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी जो होती है वो स्कोप ऑफ पेमेंट्स को कवर करती है। लेट्स टेक द केस दैट वी आर हैविंग द पेमेंट्स व्हिच आर टू बी गिवन ऑन मल्टीपल इंस्टेंसेस। यहां पर भी ये चीज है ना कि हर एक क्वार्टर के बाद पेमेंट करनी है, 8 टोटल क्वार्टरली पेमेंट्स हैं, तो एक पेमेंट की गारंटी नहीं कर रहे। हियर द पेमेंट इज टू बी गारंटीड फॉर द 8 डिफरेंट इंस्टेंसेस, राइट? सो आंसर वुड बी deferred payment guarantee. Option D will be the correct answer, right? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट्स द क्वेश्चन नंबर 19। इट्स related to the appraisal and assessment of the credit facilities. So it says, in the process of credit appraisal, after gathering all necessary information and documents from a potential borrower, a banker must undertake a critical validation step. What is the most crucial skill a bank must employ during the stage to ensure robust assessment? क्या चीज करनी होती है, सबसे क्रूशियल चीज किस बारे में होती है, डेट वी नीड टू आंसर। द की स्किल रिक्वायर्ड इज बेसिकली क्या होता है, डेट इज द क्रेडिट एनालिसिस। वो होता है एनालिसिस करना, जजमेंट करना, यानी कि जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो अप्लाई करने होते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी होती है ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको वैलिडेट कर पाए, जो भी रिस्क है उनको आइडेंटिफाई कर पाए, एंड अगर कोई इनकंसिस्टेंसी लगती है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन लगती है उसको आइडेंटिफाई कर पाए। सो व्हाट इज टू बी डन, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ेगा, वी आर टू गो फॉर द रेशियो एनालिसिस, अलग अलग रेशियोज देखो कि क्या ये बेंचमार्क को सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही है, ट्रेंड एनालिसिस देखना पड़ेगा, कैश फ्लो की इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, हमें रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है, लाइक वी आर टू चेक द बिजनेस डिटेल्स, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, इंडस्ट्रियल रिस्क सभी को चेक करना पड़ेगा, इंटीग्रिटी असेसमेंट करनी पड़ती है, यानी कि देखो क्रॉस चेकिंग करनी पड़ती है मार्केट एंड इंटेलिजेंस के साथ, सिबिल को चेक कर सकते हो, क्रिलिक आरओसी फाइलिंग्स को देख सकते हो, एंड प्रूडेंस एंड स्केप्टिज्म इज आल्सो देयर, लाइक आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखना, एंड जो अनयूजुअल ट्रेंड्स हैं, गैप्स हैं, उनको भी क्वेश्चन करना होता है, राइट? दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो एज टू मेक श्योर कि जो ये प्रपोजल है वो वायबल रहे, एंड जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो रियलिस्टिक हो, ऐसा ना हो कि सब चीजें प्रोजेक्शन में हो, एंड जो पर्टिकुलर बैंक है वो बचा रहे टुवर्ड द विलफुल डिफॉल्ट, डाइवर्जन ऑफ फंड्स ना हो, ओवर फाइनेंसिंग ना हो जाए, ठीक है? तो वो चीजें काफी करनी जरूरी होती है। सो दोज आर द मेन थिंग्स, राइट? ऑप्शंस देखते हैं। द एबिलिटी टू नेगोशिएट अ हायर इंटरेस्ट रेट, देखो एबिलिटी टू नेगोशिएट हायर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लेटर स्टेज में आती है, एंड ये तो कमर्शियल एस्पेक्ट है, कोई बेसिकली वैलिडेशन का पार्ट नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट कम दोगे तो आप वैलिडेट कर दोगे, दैट्स नॉट द केस, ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इट सेज the ability to distinguish between relevant and irrelevant pieces of information, absolutely correct, क्योंकि आप वैलिडेशन कर रहे हो तो आपके पास क्या चीज रेलेवेंट है, क्या चीज इररेलेवेंट है, उसके बीच में डिफरेंस देखना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। ऑप्शन सी, द एबिलिटी टू कंप्लीट द फील्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, देखो एफिशिएंसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एफिशिएंसी डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, लेकिन थॉरोनेस एंड क्वालिटी जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है रेदर देन द स्पीड। सो इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू कि आप सिर्फ ये देखो कि मिनिमल टाइम में आप चेकिंग कर लो, बट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि वो थॉरली होनी चाहिए। ऑप्शन डी सेज द एबिलिटी टू इंश्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर फोटोकॉपीड एंड आर्काइव्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनल पॉलिसी। देखो आर्काइविंग जो होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है जो कि अप्रेजल के बाद होता है, राइट? जो अप्रेजल के बाद होता है, एंड फर्दर वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का पार्ट नहीं है जिसके थ्रू आप क्रेडिट प्रोसेस को, क्रेडिट अप्रेजल को वैलिडेट करते हो, राइट? सो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 20th व्हिच इज फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग से रिलेटेड है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR फ्रेमवर्क इंक्लूड्स अ टेनर प्रीमियम एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो 4 टोटल कंपोनेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था, एंड उसमें एक कंपोनेंट कौन सा, दैट इज अ टेनर प्रीमियम, राइट? व्हाट इज द स्पेसिफिक इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर द बैंक्स टू चेंज
टू बेसिकली चार्ज दिस प्रीमियम एज पार्ट ऑफ द फाइनल लेंडिंग रेट। ठीक है, तो टेनर प्रीमियम बेसिकली किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, क्या चीज रिफ्लेक्ट करता है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। एंड जो रिस्क ले रहा है लेंडर फॉर द लॉन्गर मैच्योरिटीज उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है जी, तो इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क भी शामिल है। अब जितना लॉन्ग टर्म होगा लोन का, डेफिनेटली बैंक के ऊपर अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट मूवमेंट कैसी होगी नहीं होगी, वी डोंट नो, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ गया। एंड मोर ओवर आपके जो फंड से ब्लॉक हो गए एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, एंड डेफिनेटली हो सकता है कि रीफाइनेंसिंग रिस्क भी आ जाए, एंड डेफिनेटली हो सकता है कि लिक्विडिटी रिस्क भी बढ़ जाए। तो प्रीमियम जो होता है वो कंपनसेट करता है इस एडिशनल रिस्क को। ठीक है, अब लिक्विडिटी प्रीमियम है, क्यों लिक्विडिटी प्रीमियम है, बिकॉज बैंक जनरली क्या करते हैं, जो डिपॉजिट्स उठाते हैं वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन से उठाते हैं। मान लो अपने एक बैंक ने एक होम लोन दिया 20 साल के लिए, लेकिन बैंक के पास जो एवरेज एफडी की मैच्योरिटी है लेट्स से वो 5 साल की है, तो 5 साल के बाद बैंक को तो पैसे वापस करने पड़ेंगे अगर वो आगे रिन्यू नहीं करवाते, तो वो एक रिस्क बन जाता है। दैट इज वाई ये एक लिक्विडिटी प्रीमियम बैंक चार्ज करता है सो एज टू कंपनसेट, राइट। एंड फर्दर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो लॉक हो जाती है। अब बैंक आज की डेट में हाउसिंग लोन दे रहा है 8% के ऊपर, 9% के ऊपर, तो बैंक हो सकता है कि आगे 5 साल के बाद 11% के ऊपर लोन दे पाए, तो बैंक की वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जो होगी वो लॉक हो गई है, राइट। सो ये मेजर फैक्ट होते हैं, ये सेक्रीफाइस है, उस सेक्रीफाइस के लिए कंपनसेशन बैंक लेता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन 8 says to cover the administrative and the cost associated with the originating and servicing of the loan। जो ये बेसिकली आपको कॉस्ट बताएगी ना, दिस इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में है, बट नॉट रिलेटेड टू द टेनर प्रीमियम, राइट। तो ये अलग एक कंपोनेंट उसके बारे में है। ऑप्शन बी इट सेज टू कंपनसेट द बैंक फॉर हायर क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द बोरोअर्स इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। अब बोरोअर स्पेसिफिक जो क्रेडिट रिस्क होता है वो टिपिकली बेसिकली क्रेडिट रिस्क स्प्रेड के थ्रू होता है, दैट इज थ्रू द क्रेडिट रिस्क स्प्रेड, नॉट थ्रू द टेनर प्रीमियम, राइट। स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड है ना। ऑप्शन सी टू अकाउंट फॉर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग नील रिटर्न, वो तो नेगेटिव कैरी फॉर द सीआरआर है, दैट इज अनदर कंपोनेंट, दैट इज द नॉट ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दैट इज फॉर द नेगेटिव कैरी ऑफ सीआरआर, वो उसके लिए होता है। सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट। Option D says to cover the risks associated with the committing of to a loan for longer duration such as interest rate fluctuation risk, absolutely correct। बिल्कुल सही है, रिस्क एसोसिएटेड आपके कि आपने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लोन दिया तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी इंपोज हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए पर्टिकुलरली आप चार्ज करते हो टेनर प्रीमियम, राइट। सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 21st। A bank decides to shift its lending policy for a particular borrower from the Tandon Committee first method to the second method। तो बैंक बेसिकली डिसाइड करता है कि जो उसकी फाइनेंसिंग पॉलिसी थी ना एक बोरोर के लिए वो टंडन कमेटी के मेथड 1 से मेथड 2 की तरफ हम ले आए, राइट। व्हाट इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड सर्टेन consequences of this shift on the borrower's financial position and the bank's exposure। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज। देखो एमपीबीएफ मेथड 1, एमपीबीएफ मेथड 1 एंड इस साइड पर लिखते हैं एमपीबीएफ मेथड 2, राइट। इसका फॉर्मूला होता है एमपीबीएफ का, दैट इज अ वर्किंग कैपिटल गैप माइनस 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप, ये फॉर्मूला है। और मेथड 2 का जो फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वर्किंग कैपिटल गैप minus 25% of the total current assets, right। अब in this scenario if we calculate the current ratio after the MPBF वो आती है 1.17:1, जबकि करंट रेशियो MPBF मेथड 2 के केस में आती है 1.33:1, राइट। तो कंपोनेंट जो होता है दैट इज ऑलवेज मोर इन केस ऑफ मेथड 1। मेथड 1 के केस में कंपोनेंट ज्यादा होता है, यानी कि लोन का क्वांटम ज्यादा होता है। इस केस में मार्जिन कंपैरेटिवली कम है, इस केस में मार्जिन कंपैरेटिवली जो होता है वो ज्यादा होता है। ये चीज समझनी पहली ज्यादा जरूरी है, राइट। सो एमपीबीएफ मेथड आया था, टंडन कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया गया था 1974 में। सेकंड मेथड जो था वो लार्ज बोरोर के लिए था, ठीक है, फॉर द लार्ज बोरोर पर्पसेस। अब मैंने आपको ऑलरेडी क्रक्स बता दिया कि
जो मैक्सिमम बैंक फाइनेंस था दैट वाज 75% ऑफ द WCG, बट इन केस ऑफ द मेथड 2 आप टोटल जो करंट एसेट्स है उसका 25% एज मार्जिन ब्रिंग करते थे, विच इज मच मोर, राइट? तो डेफिनेटली इन केस अब यहां पर अगर देखें क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप मेथड 1 से मेथड टू की तरफ जा रहे हो, तो यानी कि जो मार्जिन अमाउंट था दैट इज नाउ गोइंग टू इंक्रीज, मार्जिन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो बैंक फाइनेंस का जो कंपोनेंट होगा वो डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगा। तो बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर और बैंक के एक्सपोजर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो बैंक का एक्सपोजर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और बैंक जो बोरोर की फाइनेंशियल पोजीशन है, बोरोर का मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये कंपोनेंट का फर्क है। तो एमपीबीएफ विल इंक्रीज, इज इट सो? नो, एमपीबीएफ तो डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए है गलत। ऑप्शन बी, द बोरोर्स रिक्वायर्ड मार्जिन दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल विल डिक्रीज, तो बोरोर का मार्जिन भी इंक्रीज होगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस विल डिक्रीज and the current ratio is expected to improve at least 1.33:1, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एमपीबीएफ का जो कंपोनेंट है वो कम होने वाला है, और साथ ही साथ जो करंट रेशियो है वो इंप्रूव भी होगी, और बोरोर का जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन डी इट सेज वर्किंग कैपिटल गैप विल डिक्रीज, वर्किंग कैपिटल गैप के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, वो सेम ही रहने वाला है, आइदर वी आर मेथड 1 मेथड 2। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 21। Let's have a look at the question number 22, not 21. It says a client informs their bank that they need to import raw material worth rupees 2400 lakh. तो एक क्लाइंट है वो इन्फॉर्म करता है अपने बैंकर को कि उन्होंने इंपोर्ट करना है मटेरियल को, जो कि अमाउंट है 2400 लाख रुपए का एनुअली क्रेडिट के ऊपर, अगेंस्ट अ टोटल प्रोजेक्टेड कंजम्पशन ऑफ 3000 lakhs. The lead time for advising the LC is 10 days, shipment takes 20 days, and supplier offers a credit for 30 days. What is the total duration for which the letter of credit will need to be active, and what is the required letter of credit limit? और लेटर ऑफ क्रेडिट की लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहेगी उसके बारे में भी वी नीड टू आंसर, उसके बारे में भी हमने बताना है। ठीक है जी, तो लेट्स हैव अ लुक एट द थिंग्स एंड उसके हिसाब से करते हैं चीजों को सॉल्व। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम चीजों को लिख लेते हैं। पहली चीज जो दी गई है दैट्स गिवन रिलेटेड टू द एनुअल कंजम्पशन। तो एनुअल कंजम्पशन जो है वो होता है मैक्सिमम अमाउंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो है 3000 लाख का, और जो इंपोर्ट्स आपने करने हैं एलसी के थ्रू, ठीक है, एलसी के थ्रू इंपोर्ट्स करने हैं वो करने 2400 लैक्स के। अब लीड टाइम जो है लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस करने के लिए जो टाइम लग रहा है, लीड टाइम यहां पर दिया गया है 10 days का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक दैट। लीड टाइम दिया गया है 10 दिन का, और शिपमेंट यानी कि ट्रांजिट टाइम जो है, शिपमेंट टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 20 days का, और साथ में यूसेंस पीरियड भी दिया गया, यानी कि जो जिस पीरियड के लिए जो क्रेडिटर है वो पैसा उधार पर दे रहा है, सेलर वो दे रहा है 2 महीने के लिए, महीने के लिए, नॉट 2 months, 30 days के लिए दे रहा है वो 30 days के लिए दे रहा है, राइट। एंड फर्दर स्टैंडर्ड जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं वो नंबर ऑफ डेज यूज करते हैं 360, ये चीज ध्यान रखेंगे जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। अब आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट कितने टाइम के लिए एक्टिव रहेगी? सो एक्टिव ड्यूरेशन किसकी इक्वल रहेगी? सो द एक्टिव ड्यूरेशन वुड बी इक्वल टू लीड टाइम, लीड टाइम कितना है 10 दिन का, प्लस शिपमेंट टाइम वो है 20 days का, प्लस यूसेंस पीरियड 30 days का, तो टोटल 60 days आपकी एलसी का एक्टिव टाइम होने वाला है, राइट। आपकी एलसी जो है 60 दिन के लिए एक्टिव रहेगी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एलसी लिमिट। सेकंड क्वेश्चन जो था, तो हमें पता लग गया या तो ऑप्शन सी करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन ए बी तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन हमें देखना है कि लिमिट कितनी रहेगी, सो उसके बारे में हमने बताना है। सो एनुअल आपका इंपोर्ट कितना है जो अपने एलसी के थ्रू करना है, 2400 लाख का। डेली रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? सो इफ वी लुक एट डेली रिक्वायरमेंट, तो साल का आपने करना है 2400 लाख। तो इफ वी लुक एट द डेली रिक्वायरमेंट दैट विल बिकम 2400 डिवाइडेड बाय 360। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट इज 2400 डिवाइड बाय 360 दैट इज इक्वल टू 6.67, 6.67 आ गया, राइट।
एंड फर्दर अब हमने बताना है कि एक्टिव ड्यूरेशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट चाहिए अगर, ठीक है, एक्टिव ड्यूरेशन के लिए दैट इज 6.67 इंटू नंबर ऑफ डेज कितने थे 60, ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेट कर लिया 6.67 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 399.99, यानी कि लगभग ये बन गया 400 lakhs के आसपास जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, द लिमिट विच इज रिक्वायर्ड ओवर, ठीक है। तो एलसी लिमिट कितनी रिक्वायर्ड रहेगी, इट इज फॉर 400 लाख रुपीस, इट इज फॉर 400 लाख रुपीस। तो आंसर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्लियर हो गया पार्ट ये वाला। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। ड्यूरिंग अ क्रेडिट अप्रेजल, a borrower offers a prime piece of real estate as collateral, the value of which is significantly higher than the loan amount requested. जो वैल्यू है इसकी वो लोन अमाउंट से डेफिनेटली ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द साउंड लेंडिंग प्रैक्टिसेस, what is the critical limitation of this high value collateral that the appraiser must recognize? तो अप्रेजल के टाइम पर इस हाई वैल्यू का क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में वी नीड टू टेल। देखो कोलेटरल जो है वो आपकी सबसे पहली चीज होती है कि रीपेमेंट कैपेसिटी के बारे में नहीं बताती है। जो प्राइमरी सोर्स रहेगा रीपेमेंट का वो हमेशा और हमेशा बोरोर के कैश इनफ्लोस होनी चाहिए, बोरोर की अर्निंग होनी चाहिए। इवन अगर कोलेटरल का अमाउंट ज्यादा भी है, राइट, रिकवरी जो होती है वो सेल के थ्रू होगी, इन्फोर्समेंट के थ्रू ही होगी, दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, उसमें लिटिगेशन जाएगा, वैल्यू इरोसिव भी हो सकता है, यानी कि डिस्ट्रेस जो सेल होता है डेफिनेटली आपके पास कम वैल्यू रहेगी, एंड डेफिनेटली अनसर्टेनिटी होती है बिकॉज टाइटल डिस्प्यूट हो सकता है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, मार्केटेबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, सो दोस थिंग्स कैन बी देयर। So it says it increases the administrative burden of the loan documentation and legal verification, ठीक है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। देखो वो चीज ट्रू है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से, लेकिन फंडामेंटल लिमिटेशन जो है क्वालिटी ऑफ द क्रेडिट के बारे में रहती है, राइट। ऑप्शन बी सेज इट कैन नॉट इंप्रूव द अंडरलाइंग फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस प्रपोज, एब्सोल्युटली करेक्ट, कि उसकी क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देगी अगर क्वालिटी आपकी कोलेटरल की वैल्यू ज्यादा भी है तो, राइट, तो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट को इंपैक्ट नहीं करती है। उसका रोल जो होता है वो फॉल बैक के ऊपर होता है, यानी कि अगर फॉल बैक हो गया तो उसके केस में सब्स्टिट्यूट की तरह शोकेस कर सकते हो, बट आपको प्लान करना चाहिए टुवर्ड द रोबस्ट कैश फ्लोज, उसके अकॉर्डिंग आपको लेंडिंग करनी चाहिए, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दैट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली अच्छे लगे होंगे एंड समझ में भी आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआरबी, एंड फर्दर फ्री कोर्स फॉर द जेआरबी इज अवेलेबल, जहां पर इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को कीजिएगा डाउनलोड, एंड फर्दर you can find all the PDFs and the video questions over there and start preparing for the same. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.